नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ सुबह 9:30 बजे जीडी और ट्रेड्समैन, क्लर्क, जितने भी आपके आर्मी के एग्ज़ाम हैं सबकी तैयारी करते हैं। तो रेगुलर जो है मैं आपके लिए ओरिजिनल और सैम्पल पेपर्स लेके आती हूँ। आज सुबह थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से 9:30 बजे वाली जो क्लास है मैं आपकी वो नहीं ले पाई। तो उसकी जगह जो आपकी 12 बजे वाली सीमा मैम की क्लास थी, सीमा मैम ने पहले क्लास ली और उसमें उन्होंने कलर का पेपर लगवाया, कलर का ओरिजिनल पेपर लगवाया था। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। और अब हम यहाँ पे सैम्पल पेपर लगाने वाले हैं जीडी और ट्रेड्समैन का। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम ट्रेड्समैन का भी पेपर लगाओ और जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भी लेके आओ। तो आपकी जितनी भी एडवाइस होती है सबको हम फॉलो करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, सभी देख पा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आर्य जो है, इसको आप आर्य मानना, आर्य कहाँ बसे हुए थे, ठीक है, कहाँ पे बसे हुए थे। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। द आर्यंस वर सेटल्ड इन। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो क्या था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम करेंगे मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि आर्यन कहाँ बसे हुए थे, मतलब बाद में कहाँ पे ये रहे थे, ये बात पूछी है। तो ये पंजाब का जो सिंध प्रांत था, सिंध एरिया था, वहाँ पे ये बसे थे, ठीक है, पंजाब के सिंध प्रांत में। ये आर्मी ने सही माना था, ये क्वेश्चन आया था तब पंजाब, ठीक है। और वैसे अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको करना हो तो अगर इंडस वैली दिया हुआ हो, इंडस वैली आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप ये भी राइट कर सकते हैं। बट अभी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पंजाब करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा अब। अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी गई थी, ठीक है, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, देखो यहाँ पे क्या है, सूर्य है और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी, और चंद्रमा क्या आ गया, इनके बीच में आ गया, तब क्या होता है या वो समय क्या कहलाता है, जल्दी से आप बता देंगे। तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है या गहरा सागर कौन सा है, आपको बताना है। तो ये प्रशांत महासागर है, आप सभी को पता है, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा। तो 5 पे चलते हैं हम, ये आ चुका 5 आपके सामने। भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है, तो 204 द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान में कितने लेख हैं। भारत के संविधान में कितने लेख हैं, जल्दी से बता देंगे, तो 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है वो बताना है आपको। तो जर्मनी नहीं है, कौन सी नहीं है, जर्मनी, ठीक है। सभी को लाइव चैट बॉक्स में आंसर देना है। जर्मनी जिन्होंने आंसर दिया है उनका क्या आंसर है, सही है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बेंगलोर में है। कहाँ पे है, बेंगलोर में, जहाँ से अपनी सीमा मैम क्लास लेती हैं, बेंगलोर, ओके। ये अपनी बुक्स है, अगर जिसके पास नहीं है वो ले सकता है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगी। ई बुक भी ले सकते हैं, आपको 20-30 रुपये में मिल जाएगी, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी, तो ये पुणे में है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। ऑस्कर अवार्ड, इंटरनेशनल जो अवार्ड होते हैं वो किसके लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित आपको बताना है। तो ये सिनेमा जगत से संबंधित है, फिल्म के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। गोल्ड का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश ये चाइना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। कायक क्या है। कायक क्या है आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे। तो ये नाव से संबंधित है, ठीक है, बोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार शर्मा, देखिए शहनाई, तबला या जो गिटार वगैरह होता है, इनका बार बार में पूछा जाता है। जो इनके प्रमुख वादक हैं उनको याद कर लेंगे आप लोग अच्छे से। तो ये संतूर के वादक है, ठीक है, संतूर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आएगा। ये देखिए 14 आपके सामने आ चुका है, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे। गोदान उपन्यास के लेखक जल्दी बता देंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है। देखो आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है वो एक प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, यानी सोची हुई आर्थिक व्यवस्था।
तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई बताएंगे तो ये 1757 में लड़ी गई है। जो अपनी ग्रीन वाली फुल सिलेबस बुक है ना, उसमें एक पेज दिया हुआ है और उस पेज पे जितनी भी लड़ाई हुई है, जो इंपॉर्टेंट है, जितने भी युद्ध हुए हैं, वो सब एक पेज पे दिया हुआ है जीके वाले पोर्शन में, तो वो याद कर लेना वहां से। क्वेश्चन नंबर 17, गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? गुड फ्राइडे तो ये ईसा मसीह का जुनून, उन्हें सूली पर चढ़ाना और उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो ईसाई धर्म के बच्चे हैं उनको तो इस बारे में पता भी होगा और हमें भी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 28 अगस्त को, और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, और इसी उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद कौन है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। हॉकी के जादूगर, ये क्वेश्चन भी आता है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये आपकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको क्लास लेनी है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, नंबर 20, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? जल्दी से बता देंगे तो कीवी जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता, बाकी सबको तो आपने उड़ते हुए देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से विद्युत प्रभावन बल की इकाई है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई आपको बताना है। तो ये वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। ठीक है, विभव विभवांतर इसकी इकाई भी वोल्ट ही होती है, तो ये याद रख लेंगे। न्यूटन जो है बल की इकाई होती है। ठीक है, और जूल जो है वो कार्य की इकाई है। और तो इस तरह से सभी याद कर लेंगे। ये अनीता मैम की जो 12:30 बजे वाली क्लास रहती है, उन्होंने मात्रक वगैरह सारे अच्छे से करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगी होती है आपको बताना है। ये मैंने बोर्ड पे क्लास करवाई थी ध्वनि वाली, बहुत ही अच्छी। उसमें सारी जितनी भी तरंगे रहती है मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया था, वो क्लास आप लेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन, तो ध्वनि जो है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। देखिए, तरंगे दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक तो होता है यांत्रिक तरंग, एक तो होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब यांत्रिक तरंग क्या होता है? जिसको चलने के लिए, जिसमें तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो तो होता है यांत्रिक तरंग। और ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो होती है अयांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग में दो आ जाती हैं, एक तो होता है अनुदैर्घ्य, एक तो होता है अनुदैर्घ्य, और एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे जो अनुदैर्घ्य वाला है, कौन सा अनुदैर्घ्य वाला है, वो है हमारी ध्वनि तरंगे। इसमें क्या होता है, देखो एक बार तो क्या होता है कि जब तरंग कोई चलती है तो जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं। कण होते हैं ना, वो तरंग की दिशा में ही ऐसे ही कंपन करते हैं। और एक चीज़ होती है कि तरंग मानो इस दिशा में चल रही है, तो जो कण होते हैं वो इसके लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऐसे कंपन करता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये दो यहाँ पे तरंगे रहती है, दो प्रकार की, ये दोनों ही यांत्रिक तरंग का उदाहरण होती है। हमें यहाँ पर बताना है कि ध्वनि तरंग कौन सी है, तो ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग कौन सी है? अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता? ये मानो कोई दो माध्यम है, यहाँ पे मानो जल है और यहाँ पे मानो क्या है, कांच है। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती, आपको बताना है। तो जो आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है तरंग की, वो चेंज नहीं होती। तरंग का आयाम चेंज हो जाएगा, गति चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगा, पर आवृत्ति चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखो, जिन रंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो रंग की किरणें क्या करती हैं कि धूल के कणों से टकराकर या वातावरण में जो भी कण हैं उनसे टकराकर वो फैल जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है, या उनको कहते हैं हम कि धूल के कणों के कारण वो बिखर गई है, प्रकीर्णित हो गई है, तो उनका रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। नीला रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, तो वो बिखर जाता है आसानी से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 26, साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं।
सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा। सोडियम का परमाणु भार आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे के सारे जल्दी से बता देंगे अभी। तो ऐसे इसमें आइडिया लगा लिया करो कि जो परमाणु संख्या होती है उसके डबल के लगभग बराबर होता है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो सभी इसके अराउंड ही है, तो यहाँ पे इसका डबल करेंगे 11 दूनी 22 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा दिख रहा है 23। तो इस तरह से आइडिया लगा लोगे तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कौन बदलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, अम्ल, ये इसको आप क्षार भी बोलते हैं, क्षार बोलेंगे इसको, ये हिंदी में लिखने में मिस्टेक हुई है। उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बदलने वाला कारक कौन सा है, तो वो कैटेलिस्ट होता है, यानी कि उत्प्रेरक होता है। कोई अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है तो उसको तेज करने के लिए उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग आर्मी की तैयारी करते हो और आप लोग मानो कि ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो, धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत होगी जो आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरित कर दे कि आप में एक जुनून जग जाए। तो वो टीचर क्या होता है, कैटेलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 28 अब करेंगे, निम्न में से अम्ल क्या है, अम्ल कौन सा है। ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं जल्दी से बता देंगे कि इनमें से अम्ल कौन सा है। तो इसमें से HCl जो है वो अम्ल है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl, ठीक है। ये अपनी ई बुक है जिसमें GD कलर, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और NA सभी के लिए है ये। इसमें साइंस का पोर्शन रहेगा, किसका पोर्शन रहेगा, साइंस का, और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, एक जैविक खाद्य पदार्थ में इनमें से क्या होता है। जो जैविक खाद होती है, ऑर्गेनिक जो खाद होती है, यूरिया होती है, उसमें इनमें से क्या होता है आपको बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन आपके सामने हैं, बता देंगे अभी। तो यहाँ पर कार्बन होता है, इनमें क्या होता है, कार्बन होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आर्मी के द्वारा जो आंसर्स राइट माने गए हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने है आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। जल्दी से उत्तर देंगे तो आयरन है, ठीक है। कौन सा है, आयरन। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता ही होगा। तो ये फीमर होती है, कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि है जांघ की हड्डी, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। प्रोटीन का पाचन आप बता देंगे कहाँ पे होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, छोटी आंत, लीवर, माउथ या स्टमक। 32 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पशु वर्ग को कितने और भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये एक्चुअली इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती है। पशु वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है आपको ये बताना है 33 में। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, एड्स से क्या प्रभावित होता है, एड्स से क्या प्रभावित होता है आप बताएंगे। तो आपको पता है जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है एड्स उसको प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उसी के कारण जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा तो और बहुत सारी बीमारी होगी, वो हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो इस वजह से जो है शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये एड्स के लक्षण होते हैं। एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। और इसमें HIV वायरस रहता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ गया है, निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं सारे, आंवला, टमाटर, अमरूद या नींबू। 35 नंबर क्वेश्चन में तो टमाटर जो है, टमाटर, आंवला, जो भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। तो और नींबू भी। तो एक्चुअली जो है इसमें तीनों ही सही है, ठीक है। आर्मी ने बाद में ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आंवला, टमाटर, नींबू जो खट्टे फल होते हैं वो सभी अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसमें ये तीनों ही जो हैं वो राइट रहते हैं।
आंवला, टमाटर और नींबू। ये क्वेश्चन जो आर्मी ने बाद में डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है आर्मी के अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स रहे हैं। अब हमारा जो मैथ का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन आएगा वो आपको सर करवाएंगे जस्ट अभी ट्रिक्स के साथ में। तो काफ़ी अच्छे से हम बेसिक से और ट्रिक से, जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन को समझेंगे। टारगेट है 45 प्लस क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू तरुणा मैम। क्वेश्चन नंबर 35 तक करवाने के लिए जीके और जीएस के। जैसा कि आपको पता है कि पुराने पैटर्न में क्या होता था, जीके जीएस के 35 तक क्वेश्चन आते थे, उसके बाद मैथ्स के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग नहीं आती थी। हो सकता है बीच में 1-2 क्वेश्चन डाल दे, पर रीजनिंग ज़्यादातर नहीं आती थी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब 15 क्वेश्चन अब मैथ्स के आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही पैटर्न होता है। तो अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। चलो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16.03 इंटू 1000। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हो सकता है आपका अलग मेथड हो, पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पॉइंट्स हटाता हूँ। पॉइंट्स, प्रतिशत, ये सब सबसे पहले हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा, नीचे इसके बाद के डिजिट काउंट कर लो। 2 है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दो। गुणा में 1000 दिया है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, क्या आ जाएगा, ये पॉइंट्स तो ऊपर हट गया था, ये तो हट गया। तो 1603 को 10 से गुणा करना है, मतलब कितना आ गया, 1603 के बाद में जीरो लगा दो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। बहुत से लोगों का सही भी है और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप इंग्लिश वाली इंग्लिश पढ़ लेना, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। एक मोटरसाइकिल है जिसका क्रय मूल्य है, मतलब वो 950 रुपये में खरीदी, विक्रय मूल्य 1350 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत। अब देखो लाभ मतलब प्रॉफिट क्या होगा, बेची माइनस खरीदी। बेची 1350 में, खरीदी 950 में, कितने बचे, 400 बचे। अब प्रतिशत में निकालना है, तो 400 बट्टा कितना था पहले, 950 क्रय मूल्य, 950 गुणा में 100, ठीक है। इसको काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20 5 100, मतलब 5 से कट रहा है, ये 19, ठीक है। ये हो गया 5 200 बट्टे 19, ठीक है। 200 बट्टे 19 आया, तो 200 बट्टे 19 कितना होता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से देखते हैं। 1 सेकेंड, ये 20 होगा ना, 20 होगा, तो ये हो गया 8000, है ना। 8000 डिवाइडेड बाई 19, ओके। तो 4, ठीक है, फिर 2, ओके, फिर ये 800 ही होगा, पॉइंट क्योंकि ख़त्म हो गया 10, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वैसे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, कि पॉइंट्स में आएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 किधर दिया है, इधर दिया है, ओके। चलिए ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे मल्टीप्लाई का आया था वैसे ही भाग का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 38, 25 भाग 5 का 5, ये ऑफ मतलब का 5 हिंदी वालों के लिए। अब देखो सबसे पहले भाग अपने सॉल्व करते हैं, तो 25 बट्टा 5 का मतलब गुणा 5, 5 से 5 काट लो, 25 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ट्रेडमैन और जीडी में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द जियोमेट्री मैन। अच्छा, ज्यामितीय माध्य का एक सूत्र होता है, मैं बता देता हूँ। ज्यामितीय जो माध्य होता है ना, उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र होता है कि जितने नंबर दिए हैं, मतलब कुछ x1 गुणा x2 गुणा x3, मतलब कुछ भी n नंबर दिए ना, n, उन सबको गुणा करो और उनकी पावर 1/n कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ज्यामितीय माध्य का। चलिए अपन निकालेंगे, माध्य को मैं m लिख देता हूँ, ठीक है। सबको गुणा करना है, मतलब 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 24, पावर 1/n। n मतलब कितने नंबर है, 1 2 3 4 है, तो 1/4, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को 1/4 है ना, तो मैं क्या करूँगा, पावर कम करने की कोशिश करूँगा, जैसे 1/2 करने की कोशिश करूँगा, 1 हो जाए तो और ही बेटर है, ताकि ये क्वेश्चन सरल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाले जो बड़े बड़े नंबर है उनको छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर लूँगा। 2 की जगह 2 लिख दिया, 6 की जगह 2 गुणा 3 लिख दिया, 8 की जगह 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है। 24 की जगह 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और गुणा 3। देखो ये 2 है अपना, ये 6 है, ये 8 है, ये 24 है, ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा अभी समझ में आएगा, 1/4 जोड़े बनाने के लिए। एक जोड़ा बन गया 2 का, एक जोड़ा और बन गया 2 का, एक जोड़ा और बन गया 2 का, 2 का जोड़ा, ठीक है।
ये एक 3 ये रहा, एक ये रहा, तो 3 का जोड़ा भी बन गया। अब जोड़ा बन गया मतलब आप पावर आधी कर सकते हो। 1/4 है उसको आप मतलब डबल कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो। नीचे जो 4 है उसको 2 लिख सकते हो। अब अंदर क्या आ गया, सबको गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 48, 48 की पावर 1/2 उत्तर आ जाएगा, मतलब √48। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। बहुत सी जगह ये क्वेश्चन गलत सोल्व किया हुआ है, हो सकता है यहाँ भी गलत नीचे आंसर दिया हो, मतलब बहुत जगह गलत किया है। लोग पता नहीं क्या करते हैं, कहीं से देखते हैं और छाप देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 40, बहुत से लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या दिया है अपने को, a + b दे दिया 7 और ab दे दिया 10। अपने को बोल रहा है a - b निकालो कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, या तो ए बी दो इक्वेशन मतलब दो समीकरण दो अज्ञात से हल कर लो, या फिर क्या करो इसको दोनों तरफ वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्क करोगे तो इधर हो जाएगा a + b का स्क्वायर बराबर 7 की स्क्वायर। ठीक है, a + b की स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 7 की स्क्वायर 49, 2ab, ab का मान है 10, तो 2 गुणा 10 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो a² + b² बराबर 49, ये 20 इधर चला जाएगा -20, 40 कितना बचा 29, तो a² - b² का मान 29 आ गया। अब अपने को पूछ क्या रहा है, a - b, चलो ये रहा a - b, दोनों तरफ इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। मान लो इधर x है, ठीक है, तो स्क्वायर करूँगा तो a² प्लस इसका मतलब स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर का क्या होता है, a - b की होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab बराबर x की स्क्वायर आ जाएगा। a² + b² अपने को पता है 29 है, ठीक है, -2 ab का मान पता है अपने को 10 है, गुणा 10 बराबर x की स्क्वायर, अपने को निकालना है x। ठीक है, 29 - 20 9 बराबर x की स्क्वायर, x आ गया अपना 3, उत्तर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये PDF आपको शेयर कर देंगे सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 करने की ट्राई करते हैं। का मान ज्ञात करो, मतलब सॉल्व करना है, सिंपल सा है। देखो बहुत ईजी है, 125 की पावर 2 लिख दी, यहाँ पे लिख दिया 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि पहले ही जो ये 3 लिखा है ना, इस 3 का कहने का मतलब 1/3, तो 125 की पावर 2 है और बाहर लिखा है 1/3। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, ये है ना यहाँ, इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि a की पावर m की पावर n हो ना, तो a की पावर ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, तो 125 गुणा 2 गुणा 1/3, मतलब 125 की पावर 2/3 लिख सकते हो आप इसको। कूल है, चलो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, पावर 2/3 है। बेसिकली ये क्या हो गया, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 की पावर 2/3 है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 5 की स्क्वायर मतलब 25 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, द सम ऑफ एजेस, अच्छा हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश का पढ़ लेना, वैसे समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात हो रही है, एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग, ये कितना दिख रहा है हिंदी वालों, एक हिंदी की गिनती भी आप देख लो, 1 ऐसे होता है, 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 5 6 7 8 और 9 और 10 मतलब 10, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ऐसा डिजिट कहाँ पे दिखता है, ये रहा 6, ठीक है, तो 60 देखो ऊपर 60 भी लिखा है। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 60 है। मान लो पिता है ना, मान लीजिए आप पिता की उम्र x है वर्तमान की, और पुत्र की उम्र y है, तो एक समीकरण बोल देगा अपने को x + y दोनों का योग 60 है, समीकरण 1 होगी अपनी। फिर आगे क्या बोला, यदि 5, ये 5 है, देखो 5 मैंने लिखा, 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुना है। ओके, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो देखो x में से भी 5 माइनस होगा अपना, और y माइनस से 5 होगा, तो देखो 5 साल पहले मतलब पिता की उम्र x - 5 हो जाएगी, ठीक है, पुत्र की उम्र भी y - 5 हो जाएगी। ये कितना गुना है, मतलब पुत्र की कुछ ज़्यादा ही होगी ना, तो गुणा हमेशा पुत्र की तरफ आएगा, तो ये 4 गुना है, ऐसे बोला है अपने को। चलो थोड़ा सा इस समीकरण को हल करते हैं, x - 5 बराबर 4y, ये 4 अंदर गुणा कर लिया, 20 एक तरफ लाते हैं तो x - 4y, ये 5 इधर ले आते हैं तो -15, समीकरण 2। अब देखो 2 समीकरण है, 2 अज्ञात है, सॉल्व कर सकते हो। मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ, पहले क्या लिखो, ऊपर लिखो पहली इक्वेशन को x + y बराबर 60, ठीक है, दूसरी समीकरण को नीचे लिखो x - 4y बराबर -15, ठीक है,
दोनों को क्या करो, घटा दो, ये माइनस आ जाएगा। घटाने के लिए सबके चिन्ह चेंज करने नीचे वाले के, ये प्लस था यहाँ माइनस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा x माइनस एक्स, वाई प्लस 4y 5y हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 15 75 हो जाएगा। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा अपना 75/5, ठीक है 15, y 15 मतलब बेटे की उम्र 15 है। तो पिता की कितनी होगी, दोनों का योग 60 है ना, तो पिता की 45 हो जाएगी। तो 45 और 15 ऑप्शन सी सही हो गया। आसान था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को एक और भी मेथड से कर सकते हो आप, ऑप्शन से। देखो x 15 और 40 दोनों का योग 55 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन कट गया। ऐसे ऑप्शन काट सकते हो, इनका 60 हो रहा है, इनका 60 हो रहा है, तो ये तो आप नहीं कर पाओगे, बट ऐसे ऑप्शन काट सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 43 करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों का आंसर भी आ जाता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो लोग, अच्छा लोग का क्वेश्चन हमेशा आता है। लोग की 5-10 प्रॉपर्टी होती है, वो हमने करवाई हुई है, नहीं तो पूछ लेना, हम आपको भेज देंगे। प्लस लोग 1/13। देखो मैंने बताया था कि अगर लोग m प्लस लोग n, mn मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो, तो इसको आप लोग m गुणा n लिख सकते हो। तो क्या करेंगे अपने, इसको लिख देंगे लोग 13 गुणा 1/13। ये तो कट गया, 13 से 13 कितना आया, लोग 1। लोग 1 मतलब 0, लोग में अगर 1 हो तो 0 आएगा। ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। चलो ये आ गया, अपने ज्यामिति की तरफ पढ़ गए अपने। एक समलंब की दो विपरीत भुजाएं क्या होगी। समलंब चतुर्भुज पता है आपको, ऐसे एक्चुअल में समलंब चतुर्भुज लिखना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, ट्रेपेजियम। तो ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज, मैं बता देता हूँ। दो भुजाएं आमने सामने की होती है ना, वो समांतर होती है। तो दोनों विपरीत भुजाएं, तो ये दोनों विपरीत भुजाएं ये क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे के समानांतर होती है ये, ठीक है। समानांतर मतलब एक जैसी एक ही दिशा में जाती है। ओके क्वेश्चन नंबर 45। एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त में खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। मतलब क्या है कि ये पॉइंट है, यहाँ से एक सर्किल है, ठीक है, ये वृत्त है, इस पे ऐसे दो अगर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इनकी लंबाई क्या होगी, तो इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगर ये P है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो PA बराबर PB होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46। 4-5 ही क्वेश्चन रहे, सब लोग क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, यदि LM मध्य बिंदु है। अच्छा जैसे जैसे ये बोलता जाता है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ जैसे जैसे ये बोलता है। क्या बोल रहा है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज मतलब दोनों आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगे। PQRS, ठीक है। यदि LM मध्य बिंदु है QR, Q और R, ठीक है। QR का मध्य बिंदु क्या बोल रहा है, ये L है, और M मध्य बिंदु है PS का, PS का मध्य बिंदु है M, ठीक है। चलो M हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि LM पर O कोई बिंदु है, LM, ये LM खींच दी मैंने, समानांतर होगी, पता ही आपको मध्य बिंदु है और ये दूसरे में समानांतर होती है। चलो तो ये यहाँ पे मध्य बिंदु है कोई O, ठीक है। तो POQ कोई त्रिभुज बनाता है ऐसा, का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्षेत्रफल हमेशा 1/4 होता है पूरे का। ये वाला जो त्रिभुज बनता है ना, कैसे होता है कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों से दोगुना होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो इस पूरे को 4 भागों में डिवाइड कर दिए, एक ये हो जाएगा, एक इधर ऐसे ये हो जाएगा 2, और बाकी 3 और ये 4 ऐसे, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन नंबर 46। चलो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 46 में अपना आंसर क्या लगाया आपने, बी लगाया है। 47 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। यदि किसी समतल सतह पर PB आर टू फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन क्या होता है कि एक 3D डायग्राम, ऐसे रूम को समझो आप, रूम में दो नीचे फर्श पे दो बिंदु है P और Q, सॉरी A और B, ठीक है। ओके P इज ए मूविंग पॉइंट इन द प्लेन सच दैट PA बराबर PB। अच्छा अब क्या बोल रहा है, P उस समतल सतह पर कोई गतिमान बिंदु है इस तरह से कि PA और PB बराबर है। अब क्या कर रहा है, आप ऐसे समझो कि फर्श पे दो बिंदु थे A और B, और एक कोई ऐसे समझो कि फैन की तरफ एक आपका एक P बिंदु है, ठीक है, ये रहा P बिंदु, और ये बोल रहा है कि ये P है ना, ये भी दो बिंदु थे, ये P इन दूसरे के इस तरीके से है कि PA और PB बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है।
अब ये देखो, ये P इसी समतल इसी सतह में इधर उधर जा सकता है, मतलब आप छत की तरफ कोई पॉइंट है वो एक ही लाइन में इधर से उधर जाएगा, तो एक ही लाइन में एक ही पथ हो तो वो उसका बिंदु पथ कहलाता है। और इसका बिंदु पथ ये देखो, ये किसके समानांतर है, इसके समानांतर है। तो ये P का बिंदु एक लाइन है जो कि AB के समानांतर, B सही होगा। आर्मी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, किसने दिया क्या दिया, उन्होंने इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया था और बोनस मार्क्स मिले थे, और बहुत लोगों ने इसका आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ऐसे होता है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का है बट ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 48। ओके, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे दिया तो अच्छी बात है। इफ़ इट वाज संडे ऑन, अच्छा ऐसे समझो कि 1 जनवरी 2006 को इसने बोला संडे है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। देखो, अगर लीप ईयर नहीं हो ना तो एक साल से दूसरी साल में अगर खिसकते हैं अपने सेम डेट को, तो जो वार होता है, मतलब जो दिन होता है वो एक आगे खिसक जाता है, अगर लीप ईयर यही नहीं है तो। अगर लीप ईयर है तो वो 2 दिन आगे खिसक जाता है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा, संडे है तो अगला बार बताया मैंने, मंडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, 2008, अब आप बोलोगे लीप ईयर है तो 2 ऐड कर दो, नहीं, लीप ईयर का मैं कहने का मतलब है फरवरी में 29 दिन, तो फरवरी तो आया ही नहीं, अभी जनवरी की बात हो रही ना, तो मंडे के बाद में ट्यूसडे। अगर अब 1 जनवरी 2009 करूँगा तो देखो ये जनवरी थे, इसके बाद में 2008 का फरवरी भी आ गया, मतलब लीप ईयर आ गया, एक दिन ज़्यादा आ गया, तो ट्यूसडे बाद में यहाँ वेडनेसडे लिखना चाहिए था ना मुझे, पर वेडनेसडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा, ठीक है, थर्सडे आएगा। ओके, अपने को पूछ क्या रहा है, 1 जनवरी 2010 का, 2010 को क्या होगा, थर्सडे के बाद में अगला दिन फ्राइडे, मतलब शुक्रवार, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे समझना कि सेम डेट हो तो एक साल बाद में एक दिन बढ़ जाता है, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ज्योमेट्री का। यदि किसी त्रिभुज ABC, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC की भुजाएं हैं BC, CA और AB, और उनके मध्य बिंदु है, देखिए क्या क्या है, BC का मध्य बिंदु बोल दिया D, क्रम से का मतलब है कि जो पहले बोला है वो पहले आएगा, और CA का मध्य बिंदु E, CA का मध्य बिंदु E, ठीक है, और क्या दिया नेक्स्ट, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु हो गया F दिया, ठीक है। अब बोल रहा है त्रिभुज D, अच्छा ये भी एक त्रिभुज बना दिया अंदर वाला, का लंब केंद्र क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो अंदर वाला उसका लंब केंद्र जो बड़े वाले का उसका केंद्र ही होता है, ठीक है। तो ABC का केंद्रक मतलब जो त्रिभुज के एकदम सेंटर में हो वो केंद्रक होता है। लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में आपको बताना भी कितने से। क्वेश्चन नंबर 50। ए किसी कार्य को, ये देखो कितना लिखा है, मैंने आपको ऊपर सिखाया, ये 2 और 4 लिखा है, दिन में कर सकता है। बी ए से 60% ज़्यादा होशियार है, अच्छा 60% ज़्यादा कुशल है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। क्या करेंगे कि ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी 60% ज़्यादा कुशल है, अगर ए अपने आप का पूरा 100% दे रहा था तो बी उससे 60% ज़्यादा है, मतलब 160 गुना है वो उसका। चलो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 160 है ना, 160 गुणा 1/24, 160 गुणा 1/24। अब ये था परसेंटेज में, तो डिवाइड कर दो 100 से, काट लो, ये हो गया 0, ये हो गया 8 2 16, 8 3 24, तो कितना हो गया 2 5, 1/15। ए बी का एक दिन का काम 1/15 है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 15 दिन में। उल्टा कर देते हैं, पता है एक दिन का काम 1/15 है, तो पूरा 15 दिन में। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। इतना ही था। अब क्या करना है आपको, आपको एक चीज़ करनी है। अब आपने यहाँ लाइव क्लास में सोल्व तो कर लिया, अब क्या करो, आप नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में और आप अपना नाम लिख के, हम लोग वहाँ पे रैंकिंग बनाएंगे, आप लोग अपना नाम लिखें, कि जैसे कि रमेश नाम है मेरा, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, रमेश नाम है, और मेरे कितने, जैसे 42 सही हुए 50 में से, ऐसे लिख दो, ठीक है। 42 50, बहुत से लोगों के 45 40 प्लस, मतलब 40 प्लस हुए हैं, तो हम 10 लोगों की रैंकिंग दिखाएंगे और ईमानदारी से सही सही लिखें, हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिख दें, रमेश 42 ऐसे सही हुए मेरे, ठीक है। चलो
आपको ये ओरिजिनल पेपर, सैम्पल पेपर जो भी है वो पसंद आया होगा। और अभी नया पैटर्न में रीजनिंग आने लग गई है, तो उसके क्वेश्चंस भी करेंगे अपने। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, और आगे की क्लास में मिलते हैं जैसे हमको टाइम मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू।